Hey everyone, good morning. How are you all? Better? I hope all are doing well. So, in last lecture, we have seen question number 1 from unit number 1. Now we move on for question number 2. Okay. So, as I said in question number 1, there was a part also written behind the question that discuss about functions and its importance. So, we can't cover it in question number 1. So, we just take it as a second question. Okay, and this is the most MP question also. So, let's start about its functions and importance. So first of all, function or scope of the HRM. The function of HRM can be divided into two parts. जो functions है HRM के उसे दो parts में divide किया जाता है. The number one is managerial function and number two is operative function. Okay, so दो part कौन से है? Managerial function है और second part है operative function. And we have given one note here that is most IMP you should know about it. The note is managerial function of HRM is not included in the syllabus. Still it is briefly discussed in the book for knowledge. So यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 दिया गया है हमें मैनेजरियल फंक्शन, वो हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं आने वाला है. और यहाँ पे बुक में पेज नंबर 6 पर आपको मैनेजरियल फंक्शंस भी दिए गए हैं 4. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल. सो ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है और वो बुक में दिए गए हैं. आपको वीडियो में मैंने वो प्रोवाइड नहीं किया हुआ है. ओके, सो जस्ट गो फॉर इट वंस फॉर योर नॉलेज. ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिव फंक्शंस एंड दैट इज पॉइंट नंबर 2. सो ऑपरेटिव फंक्शंस आर हियर. The first point is to employment oriented function. Employment means जॉब ओरिएंटेड फंक्शंस. इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं. नंबर 1 है जॉब एनालिसिस, देन जॉब रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंट्रोडक्शन. ओके, सो फर्स्ट इज जॉब एनालिसिस. सो ऑन पेज नंबर 7 यू विल फाइंड इट. जॉब एनालिसिस मीन्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द जॉब. जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी जॉब के अंदर कौन से वेरियस हमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं उसकी सिस्टमेटिकली स्टडी करना. इट इज़ अ स्टडी अबाउट हाउ मच मैन पावर, मशीन, मटीरियल, टेक्निकल स्किल, टाइम, स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा विल बी रिक्वायर्ड. तो वो जो स्टडी होती है उसमें हम ध्यान देंगे कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कौन सी मशीन लानी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, टेक्निकल स्किल क्या होनी चाहिए, क्या टाइम लिमिट है, स्पेशलाइजेशन किसके अंदर करना है, स्पेसिफिक फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा चाहिए. इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है. बाय डूइंग दिस फंक्शन इंट्रोडक्शन कैन बी ऑब्टेन अबाउट द नेचर ऑफ ईच फंक्शन. ओके, द नंबर 2 इज जॉब रिक्वायरमेंट, यानी कि जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है. आफ्टर डूइंग जॉब एनालिसिस व्हाट टाइप ऑफ एंड हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ विल बी रिक्वायर फॉर द जॉब कैन बी डिटरमाइंड. यानी कि जॉब एनालिसिस करने के बाद में हमें पता चलता है कि किस तरीके के और कितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है उस जॉब करने के लिए. टू डिसाइड जॉब रिक्वायरमेंट इज़ एसेंशियल टू मेक द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मोर इफेक्टिव. और ये जो जॉब रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है उसके अंदर हमें 2 प्रोसेस करनी होती है. फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ मोर इफेक्टिव persons. Okay, so next point is रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती करना. ओके, जैसे कि गवर्नमेंट भर्ती आती है वैसे रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना. द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट of an employee include the function of receiving an application from applicant and to call them for the selection. यानी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस लोगों के पास से मंगवाते हैं. जैसे कि हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दी है न्यूज़पेपर के अंदर, ओके, यानी कोई भर्ती बाहर गिरी है तो सब लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो उन सभी एप्लीकेशंस को कलेक्ट करना और उसके बाद में जो आपकी जॉब के लिए प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन धराता है, उसको आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे कि आप बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए. ओके, सो उसको हम किस में डालेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे.
सम एक्सपर्ट इंक्लूड इन द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन इन द रिक्रूटमेंट, और हमें पता है कि रिक्रूटमेंट के अंदर कौन होता है, एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो हमारा इंटरव्यू भी लेते हैं. ओके, हावेवर इन प्रेजेंट टाइम प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इज डिफरेंटली कंसिडर. लेकिन अभी के टाइम में जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का और प्रोसीजर है सिलेक्शन का, उन दोनों को अलग तरीके से देखा जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन. सिलेक्शन यानी कि जितनी भी रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आई थी उसमें से हमने सभी का इंटरव्यू लिया, उसमें से जो बेहतरीन है हमारी कंपनी के लिए उसका हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे. लास्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय. फॉर दिस रिटन टेस्ट एंड एन ओरल इंटरव्यू इज अरेंज्ड. यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटन टेस्ट का भी अरेंजमेंट करेंगे और ओरल इंटरव्यू का भी अरेंजमेंट करेंगे. In the selection process, qualification of an applicant, experience, knowledge and skill is verified. यानी कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उसके अंदर जो एप्लीकेंट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके पे नॉलेज और स्किल कौन सी है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है. ओके, और अगर ज़रूरत हो तो उनका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट. Right person must be placed on right job. If it is not so, he will feel mental stress and as a result problem of transfer or turnover of an employee will be rise. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी राइट पर्सन को कोई राइट जॉब करने के लिए प्लेस नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो क्या करेगा, मेंटल स्ट्रेस फील करेगा और उसकी वजह से कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र और जो टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय है उनका रेशियो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा. हेंस मैनेजमेंट ट्राइज टू प्लेस एन एम्प्लॉय बाय कीपिंग हार्मनी बिटवीन द स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेंट. इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ट्राई करता है कि किसी खास तरीके के जो बंदा है जो काम करने आया है वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब प्लेसमेंट की जाए. Okay, and last but not the least is introduction. Rightly selected and rightly placed an employee feels free atmosphere. यानी कि जो राइट सिलेक्टेड पर्सन है उसको अगर हमने राइट जगह पे जॉब पे रखा तो वो हमेशा एकदम फ्री एटमोसफियर फील करता है. ही शुड बी गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मैटर. उसे हमेशा क्या किया जाता है, डिफरेंट मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन भी किया जाता है. It includes philosophy of company, objective, policies, career planning and development, opportunity of the future development, production and distribution of the company. उसे कंपनी के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट सभी के बारे में जानकारी भी दी जाती है. ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स दैट कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड फंक्शन. ओके, और एग्ज़ाम में जो अलग अलग तरीके हमें फंक्शंस दिए गए हैं वो 4 है. 4 में से कोई भी 1 या 2 हमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज HRD ओरिएंटेड फंक्शन, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन. तो उसके अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स दिए गए हैं. नंबर 1 इज़ मेरिट रेटिंग. ओके, सो नंबर 1 हमें दिया गया है मेरिट रेटिंग. सो स्क्रीन पे आप देखोगे मेरिट रेटिंग, उसको एक बुक के अंदर आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल दिया गया है. तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. यानी कोई पर्सन है जो अगर अच्छा काम करता है तो उसके काम की सराहना की जाती है. अगर कोई बंदा काम बराबर नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती है. तो उसे हम क्या करेंगे, मेरिट बेस पे उसका नाम किसी का अच्छा और किसी का कम अच्छा ऐसा प्रूफ भी कर सकते हैं. Notable development of employee is possible if required change are done after evaluating of the various qualities, skill, trends and the attitude in the context of work, and on that base required changes in the policy, procedure and methods is possible. यानी कि कोई बंदा कहीं पे भी काम करता है तो उसके काम करने के थोड़े टाइम बाद उसकी क्वालिटी क्या है, स्किल क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उनका वर्क के रिगार्डिंग उसकी काम करने की प्रोसीजर क्या है, उस सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस करना हो तो चेंजेस भी कर सकते हैं. यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं और डिमोट भी कर सकते हैं. ओके, ये किस में होगा, परफॉर्मेंस अप्राइजल यानी कि मेरिट रेटिंग के अंदर होगा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग. मोर और लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू एवरी एम्प्लॉयज इन द चेंजिंग सिचुएशन. यानी हमें पता है कि कंपनी में कभी भी सेम टू सेम सिचुएशन रहने वाली नहीं है. तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो ओल्ड हमारे जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय है उनको भी कभी ना कभी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ओके,
ट्रेनिंग इज अ फंक्शन इन विच स्किल ऑफ वर्क इज इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मेथड एंड प्रोसीजर टू एम्प्लॉय। यानी कि ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको नॉलेज के अंदर इंक्रूमेंट करते हैं, यानी कि नॉलेज हम उनके बढ़ा के देते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से काम करना है उसके बारे में उनको जानकारी भी दी जाती है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, सो जनरली training program are those employees who are working in the middle and the bottom level management। यानी कि जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर मिडल लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं या तो बॉटम लेवल में काम करने वाले लोग होते हैं। बट लेकिन इन प्रेजेंट टाइम, अभी के समय में, फॉर ऑफिसर्स एंड द मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कंडक्टेड। यानी कि जो ऑफिसर लोग होते हैं वो और मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ लोग होते हैं वो, उन सभी को भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाकर देता है। ओके, फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द फील्ड विच रिक्वायर टू डेवलप ऑफ द मैनेजरियल स्किल इज फाउंड आउट। यानी इसके अंदर सबसे पहले जितने भी कर्मचारी है उसके अंदर कौन से मैनेजरियल स्किल को डेवलपमेंट करना है उसको ढूंढा जाता है। देन उसके बाद में देन आफ्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आर फ्रेम, और उसके बाद में ही डेवलपमेंट प्रोग्राम की रचना की जाती है। ओके, एंड ऑफिसर्स आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और ऑफिसर लोगों को भी मोटिवेट किया जाता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन, training, job requirement, and experience of the activity of career planning of a person and its implementation is called career planning and development। यानी कि कोई भी बंदा अगर कंपनी में काम करता है तो उसका एजुकेशन का बेस क्या है, ट्रेनिंग जॉब क्या है, रिक्वायरमेंट कौन सी है और उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसने किस तरीके का काम किया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका जो करियर प्लान होता है उसे हम करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी, जिसके अंदर हम इंटरनल और एक्सटर्नल मोबिलिटी को भी ध्यान देते हैं ऑफ एन एम्प्लॉय। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरिस्टिक साइंस। यानी कि जो HRM है वो हमेशा ट्राई करता है कि कोई एक बंदा है या फिर बहुत सारे लोगों का कोई ग्रुप है, उन सभी के बीच में उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इन दिस वे, बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, HRM ट्राई टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय। और इसी तरीके से HRM हमेशा ट्राई करता है कि कोई भी एम्प्लॉय हमेशा किसी भी सिचुएशन में कैसा होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। ओके, ये था HRD ओरिएंटेड फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन ओरिएंटेड फंक्शन। कंपनसेशन यानी कि कोई भी काम करते हो तो काम के बदले में तुम्हें कुछ मिलना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, कंपनसेशन। ओके, नॉर्मली हम जब काम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पगार यानी कि सैलरी मिलती है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे कंपनसेशन ओरिएंटेड फंक्शन दिए गए हैं, जिसके अंदर नंबर 1 है जॉब इवेल्युएशन। तो उसके अंदर पेज नंबर 9 पे आपको दिया है, जॉब इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ मच अ वर्क of a company is superior than other work, keeping in mind the difficulty of the work, time consumed, machine, tool, physical and mental labor, amount of risk, etc। यानी कि जॉब इवेल्युएशन के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा काम कितनी टाइम लेता है या फिर कितना डिफ़िकल्ट है। ओके, क्या वो मशीन पे किया जाता है या वो टूल्स की मदद से किया जाता है, क्या वो काम फिजिकल है या वो काम मेंटल है, या फिर और जॉब के अंदर कितना अमाउंट ऑफ रिस्क है। यानी ये सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। द जॉब इवेल्युएशन इज डन, और उसी के बाद में ही जॉब इवेल्युएशन होता है। इन जॉब इवेल्युएशन नॉट एन एम्प्लॉय बट द नेचर ऑफ जॉब इज कंसिडर। यानी कि जॉब इवेल्युएशन के अंदर यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको ध्यान में नहीं लेते, लेकिन जो जॉब है उसके अंदर किस तरीके का काम करना है उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज वेज एंड द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेज यानी कि पगार। ओके, फंक्शन ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द फंक्शन ऑफ वेज सर्वे, calculation of wage, verification of payment and wages
एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ वेजेस। यानी सिंपली इसके अंदर में क्या किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को कितना सैलरी हम पहले से देते थे, अभी उनके अंदर कितना इंक्रीमेंट किया है, ओके, उन सभी चीज़ का क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है, ओके, सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है और बाद में उसका वेरिफिकेशन भी किया जाता है, ओके, और उसको आपने लास्ट में कंपेयर किया जाता है रजिस्टर के अंदर। As such calculation is basic salary to be paid, dearness and allowances and other allowances, deduction like withdrawals, insurance premium, income tax and the other deduction and the derivate net salary एंड द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट वर्क। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कौन सा काम करते हैं, अकाउंट वाला काम करते हैं, जैसे कि विड्रॉल कितना किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा है, या फिर इनकम टैक्स कितना पेड किया है, या फिर हमें कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम के वजह से डिडक्शन मिला है, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज टू गिव इंसेंटिव, इंसेंटिव देना, ओके, यानी कि आप नॉर्मली जानते होंगे कि जो अकाउंटेंट लोग होते हैं जब वो स्टार्टिंग में कहीं पे भी एज अ प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है, वो एक्चुअल सैलरी नहीं होती है, ओके। ऑल एम्प्लॉयज आर पेड प्री डिसाइडेड सैलरी एंड अलाउंसेस बट इफिशिएंट एम्प्लॉयज आर गिवन मोटिवेशन बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल मॉनिटरी एडवांटेजेस। यानी सभी को नॉर्मली हम सैलरी देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा काम करने वाला बंदा होगा उसको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं। इफ़ दिस वर्कर फिनिश हिज वर्क बिफोर प्री डिसाइडेड टाइम देन अमाउंट ऑफ द बोनस और द प्रीमियम फॉर द टाइम सेव्ड इज गिवन। यानी किसी को हमने कोई काम दिया है टाइम लिमिट के अंदर पूरा करने के लिए, अगर वो बंदा उस काम को उस टाइम से पहले ही कर देता है तो वो टाइम बचाने के लिए उसको क्या दिया जाता है, मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज टू गिव बोनस, ओके। सो बोनस के अंदर हमें पता है कि नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जितने भी जॉब होंगे सभी में दिवाली को बोनस पे किया जाता है, ओके। तो बिसाइड सैलरी देयर इज अ कस्टम टू गिव बोनस टू द वर्कर एट द एंड ऑफ द ईयर, टू गिव बोनस ऑन द बेसिस ऑफ हिज अटेंडेंस और अमाउंट ऑफ ईयरली सैलरीज इज पॉलिसी मैटर। यानी हमें पता है कि पूरे साल के दौरान कोई कर्मचारी हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसने पूरा टाइम दिया है कंपनी को, तो जो कंपनी का मालिक है वो खुश होकर क्या करता है, सभी कर्मचारी को बोनस देता है, ओके। वाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस द लीगल प्रोविजन ऑफ द बोनस एक्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी बोनस देने से पहले जो कायदा किया एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस बोनस एक्ट को भी ध्यान में लिया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट में हमें बताया गया है ओवर एंड अबव द सैलरी सेम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एडवांटेज आर गिवन टू द एम्प्लॉई विच इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट। यानी कि हमें पता है कि वेजेस पे किया जाता है, सैलरी भी पे की जाती है, लेकिन इन दोनों की पेमेंट के साथ में जो कर्मचारी है उनको हम बहुत सी दूसरी भी सेवाएं देते हैं, जैसे कि एडवांटेज टू गिवन हैंडीकैप, यानी कि कोई हैंडीकैप बंदा है जो काम करता है उसको हम एडवांटेज देते हैं, ओके। देन हाउस अलाउंसेस, किसी को हम रेंट घर पे रहने के लिए देते हैं। देन एजुकेशनल फ़ी, यानी कि ये एजुकेशनल फ़ी है उनके बच्चों के लिए। देन कैंटीन फैसिलिटीज़, व्हीकल अलाउंसेस, यानी कि जो बसेस आती है कर्मचारी को पिकअप करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए। देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, कभी एक समय कंपनी के सभी कर्मचारी को कहीं पे घूमने ले जाते हैं। देन लोन फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ द लीगल एडवाइस, मेडिकल अलाउंसेस, कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों की इंक्लूडेंस किसके अंदर होती है, फ्रिंज बेनिफिट के अंदर होती है, ओके। सो दिस आर पॉइंट दैट कम्स अंडर कंपनसेशन ओरिएंटेड फंक्शन, ओके। देन नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेड फंक्शन, दैट इज HR ओरिएंटेड फंक्शंस। तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है हमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन। इंडिविजुअल यानी कि एक, और ग्रुप यानी कि बहुत सारे लोग, ओके। तो बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियंस देयर कॉपरेशन कैन बी ऑब्टेन। यानी कि जो मैनेजमेंट है या फिर ट्रेड यूनियंस है उन सभी को एक दूसरे का कॉपरेशन होना चाहिए। इन दिस वे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HRM। और इसके अंदर भी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है कंपनी के कर्मचारियों का, वो होना खूब भी ज़रूरी है। HR विद एन एम्प्लॉय रिजल्ट अ सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय। अगर HR के रिलेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनके बीच में सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा वो भी कैसा होगा, बढ़िया होगा, ओके।
उसके अंदर अब हमें बताया गया है इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन। तो उसमें हमें बोला गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो एचआर के अंदर काम क्या होता है कि कोई भी एक बंदा है या फिर बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई जात की कोई प्रॉब्लम है, काम के अंदर कोई जात की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बाय डूइंग दिस हार्मोनियस इंटर रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय एंड द ग्रुप फीलिंग कैन बी एस्टैब्लिश। और ऐसा करने से कंपनी के अंदर कोई एक बंदे में या फिर लोगों के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के बीच में एक अच्छी फीलिंग्स क्रिएट होती है। ओके, एट दिस स्टेज मैनेजमेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड बिलीव्स एंड द वैल्यू ऑफ द ग्रुप एंड पॉजिटिवली ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज मोरल। मोरल के बारे में हमने पहले भी बात की। ये मोरल शब्द आप दिमाग में फिक्स कर लेना। मोरल यानी कि आपकी काम करने की इच्छा शक्ति, आप कितने काम करने के लिए एक्टिव हो, उसे क्या करेंगे हम लोग, मोरल। तो जो एचआर का काम है उसके अंदर कौन आएगा, टू इंक्रीज मोरल आएगा। ओके, तो मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी फैसिलिटीज एंड बाय अप्रिशिएटिंग देम गुड परफॉर्मेंस। यानी कि किसी भी कर्मचारी का अगर हमें मोरल को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उनको जो बेसिक नेसेसिटी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही में उन्होंने अगर कोई काम किया है तो उसके काम को अप्रिशिएट करके हम उनका मोरल बढ़ा सकते हैं। ओके, दिस विल मेक द वर्क easy to utilize the production resources at the maximum level and to develop the human relations with an employee। और ऐसा करने की वजह से जो कर्मचारी है वो ज़्यादा खुश होगा और बहुत इफेक्टिवली कंपनी में काम करेगा, और एट द एंड उसके वजह से कंपनी को भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज द कम्युनिकेशन स्किल। If the skill of communication is increased, then the exchange of opinion and reaction between the employees and officer become easy। अगर communication की skill अच्छी होगी, अगर लोगों के बीच में communication होगा तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज़ है वो और ऑफिसर्स लोग हैं उनके बीच में बातचीत होगी, जिसकी वजह से कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ला जा सकता है। ओके, दिस हेल्प टू रिमूव द रॉन्ग बिलीव्स एंड द प्रिजुडाइज ऑफ द बोथ पार्टी। और इसके वजह से जो दो पार्टीज है, ऑफिसर एंड वर्कर, इन दोनों के बीच में अगर कोई गलत मान्यता है तो वो भी क्या की जा सकती है, दूर की जा सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू डेवलप लीडरशिप। टुडेज एम्प्लॉयज आर द डिपार्टमेंटल ऑफिसर ऑफ द टुमारो। यानी कि अभी के जो काम करने वाले कर्मचारी है वो आने वाले कल के क्या है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर है। ओके, ये हमें याद रखना चाहिए। एंड दे हैव टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ लीडर। और इसकी वजह से उनको क्या क्या करना पड़ता है, लीडर का रोल भी प्ले करना पड़ता है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट एचआरएम फॉलो सम स्टेप। इसलिए क्या करता है, एचआरएम भी उनके कुछ स्पेसिफिक स्टेप को फॉलो करता है, जैसे कि टू गिव सेपरेट पोर्टफोलियो, to give specific responsibility partner in the decision making, send them respective representative in the other firm, etc. Okay, the next one is framing grievance procedure system. If the complaint and the dispute of an employee are not solved quickly, it will result into strike। अगर कोई कर्मचारी क्या करता है, कोई झगड़ा करता है और उसकी मैटर अगर मैनेजमेंट तक पहुंचती है और वो मैटर अगर जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं होती तो वो मैटर कभी भी स्ट्राइक बन सकती है। स्ट्राइक यानी कि बंद का ऐलान बन सकती है। ओके, दिस विल डिस्टर्ब द प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। इसके वजह से क्या हो सकता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी बंद हो सकती है। एंड हेंस एचआरएम फ्रेम्स ग्रीवेंस प्रोसीजर मशीनरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसीलिए एचआरएम क्या करता है, एक ग्रीवेंस प्रोसीजर मशीनरी तरीके भी काम करता है कि जिसकी वजह से जल्दी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व की जा सके। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिनरी प्रोसीजर काउंसलिंग। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मीन्स ओबेइंग द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर बाय द एम्प्लॉय। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि कोई सुपीरियर है तो उसके द्वारा जो किया गया हुक्म है वो एम्प्लॉयज माने, और एम्प्लॉय मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी। और एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ता है, पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। इफ इट इज नॉट डन, अगर ऐसा नहीं होता है, देन विच टाइप ऑफ स्टेप मैनेजमेंट कैन टेक, और उसके बाद में मैनेजमेंट कौन सा स्टेप लेगी, दैट ऑल्सो शुड बी डिसाइड एज अ पॉलिसी मैटर। और वो सभी चीज़ों का इंक्लूडेंस किसके अंदर होता है, पॉलिसी मैटर के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग इन द quality of work life, that is QWL, by doing the necessary facilities at work place
and for the physical and the mental development through the medical and the health center and improving quality of the work life is also done from the HRM। यानी कि कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है उनका रेगुलर बॉडी चेकअप, ओके, वो सब चीज़ें की जाती है। तो उन सभी का इंक्लूडेंस किसके अंदर होता है? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में होता है। ओके, आई होप ऑल यू गेट about the functions, that number 4 human relations oriented function। okay, so यहाँ पे हमारे functions complete होते हैं। now we move on to the importance of HRM are given here। so these are the importance of HRM। so number 1 is man is at the center of the management। हमें पता है कि HRM के अंदर जो मैन है, जो पर्सन है, वो कहाँ होगा? हमेशा एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट होगा। ओके, अमंग ऑल द प्रॉब्लम अराइजन इन द मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अबाउट द टेक्निकल बट दे आर अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि हमेशा जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होती, कभी कभी ह्यूमन रिसोर्सेज से अलोकेटेड भी हो सकती है। ओके, नो इंडस्ट्रियल यूनिट कैन रन इफिशिएंटली विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। कोई भी कंपनी मार्केट में काम नहीं कर सकती अगर उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट को ध्यान में ना लिया गया हो। ओके, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट मीन्स HRM। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। ओके, सक्सेस ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस of management, that is production management, sales management, financial management, office management depends upon human resources। यानी कि जितने भी मैनेजमेंट हमने बिजनेस में देखे हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट किस पे डिपेंडेड है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंडेड है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड पीस। Industrial discipline means obeying the rules and regulation of an industry unit and orders and instruction of the superior by the employee। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सुपीरियर है उसके द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो हम क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे। विद द हेल्प ऑफ HRM इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन। और HRM की वजह से हम क्या कर सकते हैं? ये डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन द वेस्टेज एंड द स्पॉइलेज। Through the activity of HRM, wastage and spoilage of the material, time and resources can be decreased। यानी कि HRM की मदद से हम जो वेस्टेज होता है, जो स्पॉइलेज होता है मटेरियल का, टाइम का और रिसोर्सेज का, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? सर्टेन लेवल तक कम भी कर सकते हैं। ओके, बाय डिक्रीजिंग द वेस्टेज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी रिमार्केबली डिक्रीज। और जो हम वेस्टेज कम करेंगे उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कर सकते हैं? हम जो प्रोडक्शन जो खर्चा होता है उसको हम रिमार्केबली कम भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन द स्किल्स एंड द डिसिप्लिन ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल अच्छी होगी, डिसिप्लिन एम्प्लॉय होगा, तो उसकी जो काम करने की वजह से हमारे कोई भी चीज़ है या प्रोडक्ट है या फिर सेवा है वो कैसी होगी? क्वालिटी में अच्छी होगी। कंसिडरिंग द स्पेशल फीचर ऑफ द वर्क and an employee, HRM provides necessary tools and facilities and develop them in a proper direction। The next one is maximum use of the production resources। production resources का maximum use करना है। only through the human resources maximum use of production resources like machine, material, money, land is possible। HRM की वजह से ही हम machine, material, money, land सभी को properly use कर सकते हैं। employees are given information about the policy, procedure, method, programs, rules etc। employees को सभी information दी जाती है जैसे कि policies क्या है, procedure क्या है, method क्या है और प्रोग्राम और रूल्स कौन सी चीज़ में लगाए जाते हैं। ओके, सो दिस वन इज मैक्सिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। द नेक्स्ट वन इज वैल्यूएबल असेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी एम्प्लॉय क्या है? वैल्यूएबल असेट्स है इंडस्ट्रीज के। देयर इज अ नोटेबल चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय। यानी HRM के कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे हमें नोटेबल चेंज दिखाई देता है। इन द प्रेजेंट टाइम एम्प्लॉयज आर कंसिडर एज अ वैल्यूएबल एसेट्स लाइक अदर एसेट ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटेड ऑफ द ह्यूमन एसेट इज मोर कंपेरिजन असेट्स। यानी कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम क्या करते हैं? ह्यूमन लोग को कोई भी मशीनरी से ज़्यादा कीमती सामान समझ सकते हैं। दैट इज़ वाई मोर वेटेज इज गिवन ऑन द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन एसेट। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एसेट्स पर ध्यान दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। So in the point of research and development to stand in the market competition, in the modern time
From the strategic viewpoint, more weightage is given to the activities of the industrial research and development. यानी कि अभी के समय में आप देखने जाओगे तो नॉर्मली आपको क्या दिखाई देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करती है कि जिसकी वजह से वो क्या कर सके, कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टिक सके. ओके, द नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशंस एंड प्रेस्टीज. Efficient HRM can develop good public relations with the previous parties connected with the industrial unit like shareholders, employees, customer, debtors, creditors and other companies of the society. यानी कि हम efficient HRM काम करेगा तो उसकी वजह से जितनी भी पार्टीज हमारे कंपनी से जुड़ी हुई है हम सभी से क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं और हमारी प्रेस्टीज भी बढ़ सकती है. द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग ऑफ HR. Importance of HRM increase because of the change in the concept of an employee. In the present time, employees are considered as a valuable asset. हमें पता है कि अभी के समय में जो employees है उसको valuable asset माना जाता है. Expenses are done for the development and the maintenance, and as a result, notable increase in the productivity become possible. और जो कर्मचारी के पीछे हम जितना भी खर्चा करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, तो जितना भी मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है उन सभी की वजह से हमें क्या देखा जाता है, नोटेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी बिकम पॉसिबल. Then last but not the least, that is national development. Development of the nation depend on use of the natural resources like water, land, mineral, etc. Main reason for the underdevelopment of the country are less utilization of human resource and the technology. If human resources are well managed, then obtaining of the natural resources and its maximum use become possible. Okay, so these are the importance of HRM is given here. Okay, so still if you have any kind of doubts or any kind of queries, you can just comment on the comment box. Okay, or you can also mail me on my email ID, that is sankalplan@gmail.com. Okay, so see you all in the next lecture with another IMP question of HRM chapter number 1. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.